हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बसंत भाग 2, पाठ 18। चैप्टर का नाम है हमारा संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाजी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान से थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट से कारण ये, ठीक है, इसमें ये, ठीक है, यहाँ न मात्रा आकर कारण पे आएगी। ठीक है, ये वाली आएगी, इसको थोड़ा सा देख लेना, करेक्ट कर लेना। तुनक मिजाजी हो गया। और इसके जो है वो एक इंटरव्यू है। ठीक है, क्या है? एक इंटरव्यू धनराज पिल्ले का, इसको हम देखने वाले हैं। धनराज पिल्ले का जन्म जो है 16 जुलाई 1968 में हुआ था। भारत के हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। ये धनराज पिल्ले हैं, इनके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे आप देखते हो किसी भी नौकरी के लिए कहीं पर भी हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, और इंटरव्यू में सामने वाला जो व्यक्ति है, जो भी आपका, ठीक है, वो हमें मतलब इंटरव्यू लेता है, वो सारे फील्ड से क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैप्टर से आज हम कई चीजों को जानेंगे। सबसे पहली चीज जानेंगे, हम जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हमें क्या क्या जानकारी हासिल करनी पड़ती है, और इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन में पूछने चाहिए। दूसरा, अगर आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको किस किस फील्ड से तैयारी करके जानी चाहिए, या अपनी पर्सनैलिटी में कौन कौन सी चीजों को आपको अभी से सुधार करना है, जो आगे चल के आप किसी भी फील्ड में एक अच्छा अपना इंटरव्यू दे सकें। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे इंटरव्यू के बारे में। हमारे हिंदी साहित्य में हर तरीके के चैप्टर आपको पढ़ने को मिलते हैं। कभी निबंध है, तो कभी उपन्यास है, तो कभी कहानी, कभी कविता, कभी जीवनी है, तो कभी आत्मकथा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक पत्रकार के द्वारा, एक जो खिलाड़ी है हमारे भारत के, हॉकी के खिलाड़ी। हॉकी जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। तो ये चीजें अलग हैं थोड़ा सा इस चैप्टर से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। यहाँ पर देखेंगे कि चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। ठीक है, इसमें कौन इंटरव्यू ले रहा है, किसका इंटरव्यू हो रहा है, ये सारी चीजें। इंटरव्यू ऐसे साधारण लोगों का नहीं होता है। कोई बहुत अचीवमेंट जब हासिल कर लेता है, कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई राजनेता हो सकता है, कोई भी हीरो हो सकता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी पर्सनैलिटी जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोगों से कुछ सीखने को मिले। या फिर नॉर्मली हम जब किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ एग्जाम में क्या होता है, इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो इस तरीके से इंटरव्यू की बात करते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार, इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? साक्षात्कार। और इनका इंटरव्यू कौन ले रही है? विनीता पांडे ले रही है। ठीक है, इनका इंटरव्यू कौन ले रही है? विनीता पांडे ले रही है। अब अगर ऑप्शन में अगर आ जाए तो भाई, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। जी के सभी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कौन सा खेल खेलते हैं? हॉकी। हॉकी हमारे देश का जो है राष्ट्रीय खेल भी है। इस साक्षात्कार में संपादित अंश का एक हिस्सा दिया गया है, मतलब पूरा नहीं इंटरव्यू दिया है, बस कुछ हिस्से, कुछ क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर में दिए गए। सबसे पहले इन्होंने, जो पत्रकार है, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है विनीता पांडे ने? खिड़की, पुणे की तंग गलियों से लेकर, मतलब वहां की जगह से लेकर, पुणे में जो जगह है वहां से लेकर मुंबई की हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा होगा। उस सफर के बारे में मैं कुछ बताएं, मतलब सामने से पूछा, डायरेक्ट एकदम से नहीं पूछने लगे, क्योंकि वो जिस फील्ड से है, जहां से है, उनकी जगह जो है मुंबई में एक जगह है, ठीक है, पुणे। तो वहां से, पुणे से उठकर, ठीक है, मुंबई बड़ी जगह सब जानते हैं, वहां तक का सफर इनका कैसा रहा। मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में अब ये रह रहे हैं, जब इनकी एज कितनी है? 35 ईयर्स। ठीक है, 35 वर्ष के जब ये हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया है? बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे, मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी हॉकी खेलने का शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी, इसलिए अपने साथियों को स्टिक उधार मांगकर काम चलाना पड़ता था। वह मुझे तब मिलती जब वे खेल चुके होते। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई का भारतीय कैंप के लिए उनको चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी, मतलब उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक मुझे दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। अब आप देखिए कि उन्होंने हर पारिवारिक स्थिति को नहीं बताया। जब भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ही शॉर्ट में इस तरीके से बताया जाता है कि जो मेन फोकस है, जो खिलाड़ी है, तो घर की स्थिति को नहीं बताया, सारी पूरी कहानी नहीं बताई जाती है। कुछ शब्दों में अपनी बातों को इस तरीके से कहना होता है कि जिसमें सबको समझ जाए कि मतलब स्थिति बहुत गरीब थी, तो सब कुछ इसमें आ गया, पारिवारिक जीवन। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हॉकी के बारे में पूछा, आप कैसे पहुंचे, तो उन्होंने मैन फोकस अपने हॉकी पर लेकर आए कि हॉकी, मेरे पास स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। हॉकी खेलने की प्रेरणा अपने दो भाइयों से मिली इनको, जो इनसे बड़े थे, हॉकी खेलते थे, और इनको हॉकी के लिए बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता था। लोग जब खेल चुके होते तब इनको जाके मिलता, इनके दोस्तों से उधार लेकर। अब आप सोचिए, आजकल तो हमारे पास ढेर सारी बुक्स है, यूट्यूब है, ठीक है, मीडिया है, पेरेंट्स हैं, टीचर है, सब जगह से आपको मतलब मिल रही है चीजें।
हर तरीके से। पहले बहुत ज्यादा इनकी स्थितियां, ऐसे बहुत सारे महान लोग हुए जब उनके पास कोई साधन नहीं थे और फिर भी उन्होंने महानता हासिल कर ली, अपना नाम रोशन कर लिया। तो मतलब हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमारे अंदर इच्छा, जुनून, जुनून शक्ति, विल पावर हमारी स्ट्रांग हो। तो आज इस चैप्टर से हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलते हैं आगे के। इसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर, कठिन शब्दार्थ, पूरा ओवरऑल कंप्लीट चैप्टर कराया है। तो पूरे चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी संघ, अब इसमें कुछ कुछ चीजें अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। इनका पहली बार इन्होंने जैसे एकदम से तो नहीं खेलते, खिलाड़ियों की क्या छोटी उम्र से भर्ती कर लिया था, जूनियर फिर सीनियर फिर जाके ऐसे। तो इन्होंने जूनियर हॉकी टीम कब खेली थी? 1985 में, ठीक है। 1985 मणिपुर में सबसे पहले इन्होंने खेला था, ठीक है, अपनी जूनियर हॉकी। तो इसमें क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इसी चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर तो हमारे इसी से आएंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो जूनियर हॉकी पहली बार उन्होंने कब खेली थी? 1985 में। तब ये मात्र 16 वर्ष के थे, ठीक है। 18 के बाद सीनियर में जाते हैं। अंडर 18 से जूनियर जूनियर टीम कहलाती है, चाहे वो आपकी क्रिकेट की हो या फिर हॉकी को या फिर किसी और की। चूंकि दुबले पतले बच्चे, छोटे बच्चे के समान थे, उनका चेहरा भी ऐसा दिखता था, क्योंकि शरीर से कटकादी बहुत ज्यादा उनकी लंबी चौड़े ऐसे नहीं थे। पर कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता। मैं बहुत जुझारू मैं जुझारू था मैदान में और मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर और उम्मीद जागी, मुझे ओलंपिक में 1988 के लिए नेशनल कैंप में से बुलावा जरूर आएगा। मुझे ऐसा लगा, मेरे अंदर ऐसी उम्मीद जागी कि 1988 में ओलंपिक था, तो मुझे लगा मुझे भी बुलावा आएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जूनियर हॉकी टीम में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतने जुझारू थे। जुझारू का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसिनेट होना, ठीक है, अपने काम के प्रति इतना पैसिनेट होना, इतना पैसन होना कि मतलब आप सामने वाला आपसे टक्कर ना ले पाए। और सोचिए आप पहले लोग खेल लेते थे, इंतजार करते, कितना पेशेंस था और ऊपर से अपने काम में जुटे रहना, मन लगा के जुटे रहना। फिर बाद में इनको सीनियर टीम में डाल दिया गया, क्योंकि 85 के बाद 86, ठीक है, 87 मतलब 17वें साल में के बाद ये पहुंच गए सीनियर टीम में। उसके बाद इनको मुंबई पहुंच गए। मुंबई के बाद इनको लगा जैसे जैसे हम कामयाब होते चले जाते हैं तो एक सीढ़ी आगे की सोचते हैं। पहले नेशनल है ना, पहले राष्ट्रीय, फिर मतलब राज्य स्तर का, फिर नेशनल का, फिर इंटरनेशनल का, इस तरीके से। तो इनको भी लगा कि मुझे भी बुलावा आएगा, क्योंकि अब तक मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हो सकता है ओलंपिक खेल, जो कि आपके पैरालंपिक, शीत ओलंपिक 4 सालों में खेल होते हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे देश आते हैं। तो ओलंपिक के लिए इनको लगा कि मुझे बुलावा आएगा, मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पर जैसा हम सोचते हैं जरूरी तो नहीं है वैसे ही हो, है ना। 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी इनका नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, बहुत दुख हुआ, ठीक है। जब हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता हमारे मन मुताबिक, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर सीखना क्या है, फिर से हमें आगे बढ़ जाना है, निराश नहीं होना है। सोचो और देखो क्या कमी रह गई, फिर आगे फिर से बढ़ जाओ। तो वही इन्होंने किया। मगर इस साल के बाद ही ऑलविन एशियन कैंप, यानी कि दूसरा चांस आएगा और उस चांस को नहीं जाने देना। तो एशियन कप में इनको फिर से ऑलविन एशियन कैंप हुआ। ओलंपिक में नहीं चुना गया, लेकिन ये एशिया के जो देश खेलेंगे, इंटरनेशनल सभी आ जाएंगे। एशिया, हमारा भारत जो है एशिया देश में आता है, तो एशिया कैंप में इनको चुन लिया गया। और तब से लेकर मैंने कभी पीछे, मतलब उन्होंने वहां इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसके बाद कभी भी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा से आगे। एक चीज आपको याद रखनी है, गांठ बांध लेनी है आपको मेरी, ठीक है। मेरा 15 साल का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं उसके देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है अंदर जब चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है, फिर वो जीवन में कभी नहीं रुकते हैं। आप इस चीज को समझिए, आपको किसी और के साथ कंपीट नहीं करना है, ठीक है। जब हम औरों के साथ कंपीट करते हैं तो हमारी स्थिति जब बेहतर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगने लगता है हम तो बहुत अच्छी स्थिति में है ना। तो इसलिए हमें हमेशा पूरे जीवन भर केवल और केवल अपने आप से कंपीट करना, अपने आप से स्पर्धा करनी है कि मैं कल से, मतलब आज जो मेरी स्थिति है वो कल बेहतर हो जाएगी, कल से मैं परसों बेहतर हो जाऊंगा। इस तरीके से भले ही पॉइंट बनकर करो अंतर, लेकिन हर रोज अपने आप में इंप्रूव करो, दूसरों को देखकर कभी नहीं, क्योंकि वहां आपको अपने से जीतना है ना, इंप्रूवमेंट करना। तभी इस तरीके की जब हमारी मेंटल स्थिति हो जाएगी, हमारी जो सोच ऐसी हो जाएगी, तो पीछे हम कभी नहीं मुड़ेंगे। क्योंकि अगर आप 70% लेकर आए तो आप 71 लेने की कोशिश कीजिए, 71, 72, 73, तो आप बेहतर अपने में करते चले जाएंगे ना। हर बार आप अपने आप से कंप्लीट कर रहे हो, सफलता पाते चले। दूसरों को मत देखो, ठीक है, दूसरों को कभी नहीं देखना है, केवल अपने अंदर। और थोड़ा थोड़ा टारगेट रखो और बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। छोटे छोटे कदम, छोटी नन्ही चीटी देखिए ना, किस तरीके से विशाल वो एक बोरी मिट्टी भी आपको दिखाई देती, छोटी सी चीटी भी अगर इतना कुछ कर सकती है परिश्रम करने से, तो परिश्रम करने से, मेहनत करने से हम भी सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विनीता पांडे क्या लिख रही हैं, धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को, यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्रैकेट में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ये बताने के लिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। कि वो विनीता पांडे कह रही हैं, वह आपको कभी हंसता, कभी रुलाता, तो कभी विस्मय से भर देता।
तो कभी खींच से। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं, कई भाव हैं, जिससे ठेठ जमीन से उठकर आसमान के सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। उनका जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये चैप्टर का शीर्षक दिया गया है कि संघर्ष के कारण में तुनक मिजाजी हो गया। जब इंसान को ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है तो उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे फीलिंग्स, बहुत सारे मतलब तत्व शामिल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ था। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंस्पायर कर देने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, ठीक है। अब विनीता पांडे ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा है? आपने स्कूल के दिनों में आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? हर व्यक्ति के अंदर अपनी स्कूल की याद है। अभी आप स्कूल में हैं, जो आपका स्कूलिंग टाइम चल रहा है, ये जीवन का सबसे अंतिम मतलब सॉरी सबसे बहुत ही कह सकते हैं ना खूबसूरत समय है। इतना अच्छा जीवन का समय है, इसको इतना अच्छे से जियो, पढ़ाई करो मन लगा के अच्छे से, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अब बहुत सारी जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है ना, जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है, लेकिन जो स्कूल टाइम है ना हमेशा याद रहता है। बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं, और जो भी चीज आप पढ़ोगे वो आपके जीवन का आधार रहेगी। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई पर फोकस करना है। धनराज ने क्या बताया, पढ़ाई में बिल्कुल फैसिलिटी था, मैं अच्छा नहीं था। इस तरह 10वीं तक मैं किसी तरह मैं 10वीं तक पहुंच गया, मगर आगे तो मामला बहुत कठिन हो गया, क्योंकि पहले 10th पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे आज आजकल पीटी होते हैं, पीटी 2 होता है, फिर पीरियोडिक टेस्ट, ये वो है ना, फिर हाफ ईयरली, एनुअल, सब मिला के पहले बोर्ड का डायरेक्ट उसी से सारे नंबर मिलते थे, उसी से फेल और पास। बहुत कठिन पेपर में उस तरीके की पढ़ाई लोगों को थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। आज तो 90% वाले का भी कोई इतना नाम नहीं है, पहले 60% वाले की फोटो अखबार में छप जाती थी। अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूं, पर गर्व से कह सकता हूँ कि बैचलर ऑफ हॉकी मतलब बीए, ठीक है। हंसते हुए कहते हैं मेरे शादी के लिए आप मुझे मास्टर्स ऑफ हॉकी कह सकते हो, यानी एमए कह सकते हो, ठीक है। एम जो मास्टर्स की डिग्री की पढ़ाई होती है उसे एमए, एमएससी, एमकॉम, वैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो हमें भी समझने की आवश्यकता, जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा बोल ले रहे तो बहुत अच्छा मतलब सुन लिख भी लें। कोई अच्छा लिख लेता, कोई अच्छा बोल सकता, कोई अच्छा गा सकता, कोई अच्छा डांस कर सकता। हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ एक ऐसी अलग से क्वालिटी दी है, उस क्वालिटी को पहचानने की आवश्यकता है, और उस क्वालिटी को इतना ज्यादा इंप्रूव करना है कि उसमें आपको महारत हासिल हो जाए, स्किल आ जाए, आप दुनिया में कहीं पर भी सफलता हासिल कर सकते हो। ये चैप्टर से साबित होता है कि पढ़ाई बिल्कुल अच्छा नहीं था। 10वीं तक नहीं, सचिन तेंदुलकर खुद 10वीं फेल हुए थे, लेकिन देखो कैसे क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो हमें अपनी क्वालिटी को पहचानना है और उस पर जी तोड़ मेहनत करनी है। विनीता पांडे ने अगला क्वेश्चन किया कि अपने तुनक मिजाजी क्यों है, कभी कभी आक्रामक भी हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था, और अपनी माँ को देखा है कि हमारे लालन पालन में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मतलब मैं कोई बात घुमा फिरा के नहीं बोलता हूँ, जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ। मन में जो भी आता सीधा सीधा कह डालता हूँ, और बाद में कई बार मुझे पछताना नहीं पड़ता। मुझसे अपना गुस्सा, क्रोध जो है वो शांत नहीं होता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता था। मुझे मेरी जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा। मतलब मुझे ऐसे आसानी से कोई चीज नहीं मिली, बिना मांगे कोई चीज नहीं मिली। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसका इंतजार करना पड़ा, तब जाके मुझे कोई। तो इसलिए मैं बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं दे सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये तो इंसान के व्यक्तित्व गुण हैं। इनसे इंसान महान बनता है, छोटा नहीं होता किसी से माफी मांगने से। और परिवार से हम हैं तो परिवार की हमेशा हमें कद्र करनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरा जो जीवन है बहुत ही संघर्ष में रहा, संघर्ष के कारण मेरा ऐसा नेचर हो गया है। विनीता ने अगला क्वेश्चन किया, आपके परिवार, अब आप देखिए नेचर के बारे में, उनके जिस फील्ड से हैं उस फील्ड के बारे में क्वेश्चन, उनकी पढ़ाई के बारे में क्वेश्चन, अब उनके परिवार के बारे में क्वेश्चन, ठीक है, कि आपके परिवार के लिए आपकी क्या अहमियत है। तो धनराज ने क्या बताया, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली। उन्होंने हम सबको, भाई बहनों को, बहुत अच्छे संस्कार डाले हैं, और मैं सबसे नजदीक अपनी माँ के हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात सोने से पहले अपनी माँ से बात जरूर करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है, कि आप जब हम शिखर पे चढ़ते हैं, यानी कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो कई बार हम भूल जाते हैं चीजें, यानी कि पैर हमारे जमीन पर ही रहने चाहिए। ऐसे संस्कार हमारी माँ ने हमें दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। प्रसिद्धि मिले लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। और मैं अपनी माँ की इतनी कद्र करता हूँ कि चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, पर मैं अपनी माँ से डेली बात करता हूँ, क्योंकि माँ ही तो है इस दुनिया में लाने वाली हमें। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह ही और मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। और घर में कोई ना कोई सदस्य और भी अच्छा लगता है, उसकी बातें, उसके काम, है ना, प्रेरणा की। वो इतनी मेहनत करते हैं, उन्होंने इतनी सफलता हासिल कर ली है।
वो घर में हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं, समाज में, किताबों में भी हो सकते हैं, विवेकानंद भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उस प्रेरणा स्रोत हमारे जीवन में होना चाहिए कोई ना कोई। तो उनकी भाभी जो थी वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत थी, और उनकी माँ। अगला क्वेश्चन क्या बताया आपने, सबसे पहले कृत्रिम घास पर, एस्ट्रोटर्फ, जो मतलब कृत्रिम घास आजकल बना दी जाती है, पहले जैसे नेचुरल घास है, और एक आजकल मशीनों के द्वारा जो बना दी जाती है, उस घास पर, जैसे आप देखेंगे ना टेनिस के, या फिर बहुत सारे विंबलडन वगैरह ये सब होते हैं टेनिस, और अलग अलग तरीके के खेल, क्रिकेट वगैरह, तो ये अलग अलग तरीके के मैदान, क्ले पर खेलना, कृत्रिम घास पर खेलना, मतलब मानव के द्वारा बनाई हुई, मशीनों से बनाई हुई घास पर खेलना अलग अलग तरीके से। तो वही है कि आपने सबसे पहले स्ट्रोट और मतलब जो कृत्रिम घास है उस पर खेलना कब शुरू किया था, कब आपको मौका मिला था? तो उन्होंने बताया मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास पर तब देखी जब मैं राष्ट्रीय खेल नेशनल्स में भाग, मतलब मैंने लिया नेशनल में, कब लिया था? 1988 में, नई दिल्ली पहुंचा। मुझे याद है कि इस तरह जो सौम्या और जो मतलब नाम बताए गए हैं जो उनके साथ में थे, मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने से गुण बता रहे थे, मतलब उसके जो तरीके वो बता रहे थे। और जब वे बता रहे थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं विज्ञान इस कदर आगे पहुंच गया है, मतलब इतनी तरक्की कर ली है कि जिस कृत्रिम घास उगा ली है। इस तरीके की चीजें मतलब उनकी लाइफ में बहुत, क्योंकि जब हम मेहनत करते ना तो हमें अपनी उम्मीद से ज्यादा चीजें मिलती हैं, बशर्ते हमें मेहनत करते रहना चाहिए। विनीता ने अगला क्वेश्चन क्या किया, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई थी? तो धनराज ने क्या बताया, मेरी पहली कार सेकंड हैंड अरमाडा थी, गाड़ी का नाम क्या अरमाडा था, जो मुझे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। तब मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था। धनराज ने क्या बताया, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी, तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कुछ जरूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई के लोकल ट्रेनों में सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है कि एक बार मैं किसी फोटोग्राफर के ने एक भीड़ में भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह जब अखबार में छाप दी, हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई के लोकल ट्रेनों में सफर करता। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मैं मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे में पैसा भेजना पड़ता था। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन गाड़ी है, जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई है। आज जो हमारे देश में खिलाड़ियों की स्थिति है वो काफी बेहतर है, पहले इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया था। आजकल तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जितने भी लोग हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं, अलग अलग तरीके की नौकरियां ऑफर करते हैं, एडवर्टाइज में बुलाते हैं, है ना, बहुत तरीके से करते हैं। वो अब हुआ है, पहले स्थिति नहीं थी ऐसी, बहुत कम पैसा मिलता था, लेकिन उनके अंदर जुनून जो पैशन था, जिसके लिए आज देख रहे हो आप कि हरियाणा वगैरह में कितने ज्यादा खिलाड़ियों के आगे बढ़ने की जो आप नाम सुन रहे हो। पहले हमारे देश में खिलाड़ियों पर पैसा नहीं खर्च किया जाता था और ना ही इतने खिलाड़ी निकल कर आते थे, क्योंकि उनको उसके बदले में देना भी तो पड़ता ना सरकार को। सरकार उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब सरकार भी ध्यान देने लगी है, तो अच्छे अच्छे प्ले ग्राउंड और हमें खिलाड़ी, मतलब उनको एक्सपर्ट भी मिल गए सिखाने वाले भी। अमेरिका में 4 साल बाद ओलंपिक जैसे आता है तो वहां 4 साल तक ऐसा बताते हैं डाटा कि अमेरिका के एक खिलाड़ी और हमारे पूरे भारत का खिलाड़ी, इतना पैसा अमेरिका खर्च करती है अपने खिलाड़ियों के ऊपर, तो वहां पर कितने सारे गोल्ड मेडल आते हैं, एक एक 25 25 30 30 गोल्ड मेडल लेके बैठे हुए हैं। उसका कारण क्या है कि वो लगातार मेहनत करते हैं 4 साल तक प्रैक्टिस में। माइकल फ्लैप्स, है ना, तो कितना ज्यादा उसके मेडल है, गोल्ड मेडल हमारे पूरे भारत के पास नहीं है, इतने मेडल है उसके पास गोल्ड मेडल। तो मेहनत बहुत जरूरी है। विनीता ने क्या अगला क्वेश्चन किया, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया है तो आपको बदले में क्या मिला है? अब उससे पता चलता है कि आपकी कैसे सोच है। उन्होंने क्या बताया कि कुछ रुपए इनाम में मिल गए थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले बहुत कम था पहले, है ना, पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उसे मैंने 1964 में पुणे में भाऊ पाटिल रोड से 2 बेडरूम सेट का जो एक मकान होता, फ्लैट होता, मैंने उसे खरीदा। घर छोटा था पर हम सबके लिए काफी था। 1999 में 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई के एक फ्लैट दिया। वह एक ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी हैसियत नहीं थी। मतलब वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने मुझे एक घर दिया है जो बहुत अच्छा है, जिसे मैं स्वयं नहीं खरीद सकता, मतलब मेरी हैसियत नहीं थी, ऐसा बता रहे हैं, मतलब तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं खरीद सकता था, मतलब वो कह रहे हैं, जबकि अब तो इनकी स्थिति काफी अच्छी है, ठीक है। विनीता पांडे ने अगला क्वेश्चन किया है, सेलिब्रिटीज के साथ एक मंच पर बैठना कैसा लगता है? जब अब बाकी लोगों के साथ जो सेलिब्रिटीज है कैसा लगता है? धनराज ने बताया बहुत अच्छा लगता है। जब राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते ये प्रतिष्ठा मुझे मिली है। मतलब आप अपने किसी भी स्किल से नाम कमा सकते हो। वो कह रहे
हॉकी ही सब कुछ है मेरे लिए। उस हॉकी की वजह से आज मैं जाना पहचाना जाता हूँ, मुझे प्रतिष्ठा मिलती है और मेरी जो स्थिति भी है वो सब हॉकी से बदली हुई है। और उन्होंने बहुत मेहनत की। ये हमारे चैप्टर जो है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते, परिवार, पढ़ाई, सबके बारे में उन्होंने बता दिया। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं, ठीक है। जितने भी चैप्टर में कठिन, मैंने तो आपको साथ बताया, उसके अलावा भी इस पे मैंने ये लिख दी है। इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये है हमारी क्वेश्चन आंसर, ठीक है। धनराज पिल्ले किस खेल संबंधित, सिंपल सा हॉकी, ठीक है। इस तरीके से जूनियर हॉकी कब खेली, कृत्रिम घास पर कब खेला, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप बिना अगर इसको आंसर क्वेश्चन पढ़े अपने आप आंसर आ जाएंगे, अगर आप चैप्टर ध्यान से सुना है। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, हमें मोटिवेट करने वाला चैप्टर था। ये है इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और ये है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, हमने 7th की वीडियो सारी कंप्लीट कर ली, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और इस तरीके से अब मैं इसी की शॉर्ट आंसर भी लेके आने वाली हूँ, समरी टाइप की, जैसे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप उससे अपने पूरे चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। कम समय में आप ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। थैंक यू।